Students, in our earlier video of this series, we studied about capacitor and capacitance. And we learned that capacitor is a charge storage device which stores charge in the form of electrostatic potential energy. And this energy is obtained due to the rearrangement of the charge on the plates of a capacitor with the help of any DC battery. We also studied about deriving the expression of capacitance of a parallel plate capacitor. Friends, if you have already not studied all these topics, I would request you to first click on the top right hand corner and go and watch that particular video. In this video, we will be obtaining or deriving the expression for electrostatic potential energy stored inside a capacitor due to the rearrangement of charge done by the battery. Students, as I told you, that a capacitor stores energy whenever charge is rearranged from one plate to another plate of the capacitor. And this rearrangement of the charge will be done with the help of a battery. तो होता क्या है, एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप एक बैटरी यानी बैटरी डीसी सर्किट में एक पंप की तरह काम करेगी। ये करती क्या है, ये चार्जेस को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देती है। तो कैपेसिटर को चार्ज करते टाइम हम लोग छोटा सा, बहुत छोटा सा चंक ऑफ चार्ज, एक बहुत छोटा सा चार्ज का एक हिस्सा, डीक्यू अमाउंट का चार्ज इस बैटरी की मदद से ट्रांसफर करना चालू करते हैं। एक प्लेट से निकालते हैं, जिस प्लेट से निकालेंगे वो ऑब्वियसली उसमें चार्ज की कमी होगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगा। और जिस प्लेट पे आप ये एक्स्ट्रा चार्ज भेजते जाएंगे, चार्जेस, आई बिलीव यू ऑल नो बाय दिस टाइम कि चार्जेस कम्स एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आता। तो मैं यहां से करता क्या हूं, और चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से डेवलप होता है। मेरा ये अजम्पशन है कि आपको ये मालूम है। तो ये डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक प्लेट से निकाल रहे हैं। तो जिस प्लेट से हमने ये चार्ज निकाला वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस पंप यानी बैटरी की मदद से जब मैंने दूसरे प्लेट के ऊपर ये चार्ज को भेजा तो ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस प्लेट्स के क्रॉस एक चार्ज का बिल्डअप होने लग जाएगा। अच्छा, अब जब पहले कोई चार्ज था नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी इस प्लेट्स के क्रॉस, लेकिन जैसे जैसे मैंने चार्जेस का रीअरेंजमेंट करना चालू किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करने लगी बच्चों। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, कहां से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर, और जिस प्लेट से चार्ज निकलेगा वो प्लेट खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस प्लेट पे वो एक्स्ट्रा चार्ज आपने भेज दिया प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके जा रहे हैं, तो चार्ज के ट्रांसफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट डेवलप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स डेवलप्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डेवलप। जब आपके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो जब आप एक्स्ट्रा चार्ज को, अब जो पहले तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई तो उसकी वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल डेवलप होने लगा। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डेवलप्ड एज डेल्टा वी। तो अब जब ये डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस प्लेट के क्रॉस आ गया, समझ रहे हैं बच्चों, तो when I am going to transfer a further dq amount of charge, I need to do some work. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि work must be done in order to move the charge through the resulting potential difference between the two conductors.
तो ये जो दो प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स और 2 कंडक्टर्स हैं, तो अब जब आप इनके अक्रॉस जो dq अमाउंट का वर्क, dq चार्ज को भेजने में जो आप वर्क करेंगे, दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. यही वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो फ्रेंड्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से कैपेसिटर इज गोइंग टू स्टोर द चार्ज. आई रिपीट वंस अगेन, a capacitor stores the charge whenever we transfer some small amount of charge from one plate of the capacitor to the other plate, and this transference process takes place with the help of a battery which acts as a pump transferring the charge. जैसे घर में पंप पानी को ट्रांसफर करता है, इसी तरह से डीसी सर्किट में बैटरी भी पंप की तरह एक्ट करती है और वो चार्ज को ट्रांसफर करती है. As the charge moves from one plate to another, the electric field begins to develop across the plates, and hence across the 2 plates of the capacitor, a potential difference comes in existence. And now when we move any charge across the plates, I need to do some work, and the work done in this process gets stored in the form of electrostatic potential energy. तो बच्चों, अब हम लोग इसी चीज को मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे. चलिए, तो होता क्या है, हमने जैसा आपसे बताया कि आपने dq अमाउंट का चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर किया. तो जब dq अमाउंट का चार्ज आपने पहले ट्रांसफर किया, तो ये dq अमाउंट का चार्ज जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे पहले पार्ट ट्रांसफर किया था, तो आपने कोई भी वर्क नहीं किया. लेकिन जैसे जैसे चार्ज का बिल्डअप टेक प्लेस करने लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने लगी और उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने लगा, तो अब जब आप चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा. तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, चार्जिंग प्रोसेस के किसी भी इंस्टेंट पे, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है वो Q बाई सी है, क्योंकि इस समय जो चार्ज आपके प्लेट्स के ऊपर बिल्डअप हो गया, ये बिल्डअप चार्ज है बच्चों. तो जो चार्ज बिल्डअप हो गया है वो कितना चार्ज बिल्डअप हो गया, कोई Q अमाउंट का चार्ज बिल्डअप हो गया. और जो कैपेसिटर आपने लिया था उसका कैपेसिटेंस कितना है, उसका कैपेसिटेंस मान लेता हूं मैं C है. तो आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर वाज डिफाइंड एज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन PD. तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस किसी कैपेसिटर के क्रॉस बिल्डअप हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होकर आ गया Q बाई सी. अब जब आप कोई dq अमाउंट का चार्ज प्लेट के एक एंड से या एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा. और ये वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा Q नॉट टाइम्स PD. अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई सी, और कितना चार्ज आपने ट्रांसफर किया वो आपने dq. तो ये जो छोटा अमाउंट का वर्क डन आपने किया वो निकल के आया dw इज इक्वल्स टू dq इंटू Q बाई सी. सो दिस वर्क डन will eventually get stored in the form of potential energy. I hope this much part is clear to all of you. So no work was done initially when there was no charge, no work was done. Then when I start transferring small bits of charges of dq, electric field begins to develop. Due to this electric field, a potential came into existence, a potential difference across the plates came into existence. And now when I start transferring any amount of charge, I needed some work to be done, and that work done got stored in the form of potential energy. And as I told you, if the charge buildup at any instant of time was Q, then the potential difference acquired at that instant would be Q by C. So this is the potential difference at any instant when Q amount of charge is built up on the plates of the capacitor. Now, when the potential difference gets developed or gets built up, then in transferring a charge dq, the amount of work that one needs to do
becomes equals to Q naught times PD। तो अब चूंकि हमने छोटा सा चार्ज भेजा था, कितने अमाउंट का, DQ अमाउंट का, और किस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस भेजा है, डेल्टा V, जो बिल्डअप हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन कितना हो गया, डेल्टा V इंटू DQ। और डेल्टा V की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली, Q बाई C, क्योंकि Q अमाउंट ऑफ चार्ज उस समय प्लेट्स के ऊपर था। तो टोटल वर्क डन कितना, वर्क डन कितना हो गया DQ अमाउंट को भेजने में, Q बाई C इंटू DQ। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे टोटल वर्क डन फाइंड करना है कि जब कोई चार्ज नहीं था, यानी जीरो से, जब फाइनली कोई चार्ज है कैपिटल Q का। तो अब छोटा सा चार्ज को बिल्डअप करने में मैंने कितना काम किया था, Q बाई C टाइम्स DQ। ये भी हम लोगों ने देखा ना। अब मैं कर क्या रहा हूं, DQ अमाउंट का चार्ज हर समय ट्रांसफर कर रहा हूं, और मैं वर्क डन फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं। कहां से, जब जीरो चार्ज था, जब कोई चार्ज नहीं था, उससे जब फाइनली कुछ चार्ज Q प्लेट्स के ऊपर स्टोर्ड हो गया। तो total amount of work done in this entire process can be obtained by the integration of the above equation number 1. तो वर्क डन फाइंड करते हैं, इसकी वजह से जो टोटल वर्क डन हुआ उसको W कह देते हैं। कैपेसिटेंस C कांस्टेंट है प्लेट का, इसको बाहर किया, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा, Q टाइम्स ऑफ DQ। और Q DQ का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, वो होता है, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन। ये क्या होता था, x n+1 अपॉन n+1। तो यहां Q dQ का इंटीग्रेशन हमने करना है, तो Q dQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2। और हमने कहां से कहां तक चार्ज को भेजा है, किसी अमाउंट जीरो से किसी अमाउंट कैपिटल Q तक, 1/2C। यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, एंड ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1/2C इंटू Q स्क्वायर। और ये आपका टोटल वर्क डन है जब आपने कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का बिल्डअप जीरो से लेके कैपिटल Q तक किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट। और यही वर्क डन will get stored in the form of potential energy. So what is the potential energy inside any capacitor? That comes out to be Q square by 2C. Is this okay? So this entire work done will get stored in the form of potential energy. Also, from our earlier discussion that we had in defining the capacitance, you all know that capacitance can be written as C is equals to Q by V. तो when C is equals to Q by V, तो यहीं से हमें पता चल जाता है Q किसके बराबर होना चाहिए, CV के बराबर। और अभी जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकाला कैपेसिटेंस की, वो निकल के आई है हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब इस Q की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो हाफ, और Q के लिए हमने क्या लगा देना है, CV की वैल्यू, तो CV का होल स्क्वायर बाई C। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अब क्या बन के आ गया, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, और एक C और एक C इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या यहां एक्सप्रेशन में, ये बच के आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा एक्सप्रेशन निकल के आ गया कैपेसिटर के लिए। पहला बेसिक एक्सप्रेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, जो हम लोगों ने अभी तक ऑब्टेन कर लिया था, वो निकल के आ गया था हाफ Q स्क्वायर बाई C। अभी जो हम लोगों ने एक और निकाल लिया, वो क्या निकल के आ गया बच्चों, वो आ गया हाफ CV स्क्वायर। और इसी में काम और कर सकते हो, अगर चाहो तो तुम C की वैल्यू इस डिनोमिनेटर में डाल सकते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा, जब जो पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा फॉर्म आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C था, अब इस C को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, Q बाई V से, तो ये हो गया हाफ Q स्क्वायर, और C को रिप्लेस कर दिया आपने Q अपॉन V से, ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, तो एक्सप्रेशन बन के आ गया हाफ QV।
तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन बन के आ जाता जो कि है हाफ QE. अब डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, you can use any of these three equations in order to find out the potential energy of any given capacitor of capacitance C. So that's what was related with the capacitance. What I would like you all to do, there are certain questions being are going to appear on your screen. I would like you all to pause and write down the answer for the very same. The very first question is, define energy density. So just think, how can you define energy density? Then rethink about the expression of capacitance for a parallel plate capacitor, and then obtain energy density for parallel plate in terms of the electric field. So do these three questions, pause the video and do it. The energy density of capacitor happens to be the energy stored per unit volume. Now, for any given capacitor, the volume of the electric field in which this energy is going to be stored happens to be A into D. So the energy density becomes potential energy stored upon the volume, that is AD. Now, for a parallel plate capacitor, you already know the capacitance of a parallel plate capacitor is given by the expression epsilon naught A by D, and the potential difference across the plates is given as E into D, and the potential energy is given as half CV square. So energy density will be half CV square upon the volume, and what is the volume? That is A into D. Now C happens to be epsilon naught A by D, potential difference happens to be ED, and divided by the volume, that is A into D. Now on rearranging the terms and simplifying it, I can get half epsilon naught A by D into E square D square by AD. Now you can see this A and this A cancels out. Similarly, this D square, and in the denominator I've got 2D, this D square cancels out this D and this D. So what I'm left with? I'm left with, for the energy density as half epsilon naught E square. So that is the expression for energy density for a capacitor, parallel plate capacitor, friends. You can see that in this expression you will find that the energy density is independent of the shape and size of the capacitor. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like और कमेंट. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care, and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.